साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ा रहे थे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के कुछ कंपटीशन के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको विभिन्न एग्ज़ामों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है मानक किलोग्राम। कल 2 क्लास हमने कराई थी, एक मानक मीटर की थी और एक मानक मीटर के कुछ अलग बिंदुओं की इस क्लास थी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके भी हम 2 पार्ट बनाएंगे मानक किलोग्राम के, है ना। मानक किलोग्राम के बारे में 2 पार्ट बनाएंगे। एक में हम बात करेंगे बड़े और छोटे मात्रकों की, और एक जो जनरली जीवन में द्रव्यमान को नापने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे रत्ती इस्तेमाल होती है ना। हाँ, जैसे कैरेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैरेट सोने और चांदी को सोने वगैरह को नापने के लिए कैरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब की हम बात करेंगे, ठीक। तो अब पहला सवाल ये है हमारा कि जो मानक किलोग्राम है वो कितना है। सवाल यह है कि मानक किलोग्राम कितना होता है, मानक किलोग्राम कितना होता है। तो देखिए, जब नापने और तोलने की बात शुरू हुई तो मैंने कई बार बोला भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय माप और तोल का हेडक्वार्टर है वो सेवरिस में है। और सेवरिस जो है वो पेरिस एक शहर है, फ्रांस की राजधानी, वहाँ पर है। तो माप और तोल का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के पास में एक जगह पड़ती है, सेवरिस में है। तो वहाँ पर ये तय हुआ कि 1 किलोग्राम कितना माना जाए। अब जैसे कि आप एक हिसाब लगा सकते हैं कि शुरुआत में जब इंसान ने चीज़ों को तोलने की कोशिश करी होगी तो किस तरीके से 1 किलोग्राम बनाया होगा, है ना। 1 किलोग्राम कितना माना गया होगा कि इतना वजन 1 किलोग्राम कहलाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि पेरिस के जो सेवरिस है वहाँ प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ बनाई गई, एक बेलन बनाया गया। उस बेलन का द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम निश्चित कर लिया गया। पेरिस कि सेवरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप और तोल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन लोगों ने प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन बनाया और कहा कि इस बेलन का जितना भी द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम होगा, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। सही है। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम इरिडियम का ये बेलन बनाया गया और इस बेलन का वजन तोल का उन्होंने बताया कि जितना इसका वजन होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा। इसके समतुल्य जितना भी वजन होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा, करेक्ट। अब आती है बात डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो कुछ परिभाषाएं मैंने लिखी हैं। जैसे 1 मानक किलोग्राम कितना माना गया, तो ये बताया गया कि जो पानी होता है और 1 लीटर आपने देखा होगा, इसे दूध वगैरह को नापते हैं। अगर 4 लीटर जल है, 4 लीटर का तापमान है, तो 1 लीटर जल का जितना भी वजन होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा जो है वो कुछ इस तरीके से दी गई। देखो, ये है परिभाषा पहली। परिभाषा एग्ज़ाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन बिना परिभाषा के चीज़ों को आप समझ भी नहीं सकते। तो चीज़ों को समझना है तो परिभाषाओं को जानना होगा, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल के 1 लीटर का द्रव्यमान, शुद्ध जल के 1 लीटर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। तो देखिए 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है कि अगर पानी है उसका तापमान अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और शुद्ध पानी है, उसमें अशुद्धि मिली हुई ना हो, तो उसका 1 लीटर पानी आप ले लें, 1 लीटर पानी का वजन जो होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जो दूध है, दूध को चूँकि वो जब दूध दुहा जाता है, पशु से निकाला जाता है, तो गर्म होता है। चूँकि गर्म होता है तो गर्म होने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, और जैसे ही आयतन बढ़ जाता है उसका वेट जो है, द्रव्यमान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि जो अब दूध खरीदने वाले लोग होते हैं वो 1 लीटर से दूध नहीं खरीदते, बल्कि वो किससे दूध खरीदते हैं, तोल के खरीदते हैं, ठीक है। तोल के इसलिए खरीदते हैं, है ना, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर किस जल जैसे द्रव का तापमान अगर ज़्यादा है तो उसका जो 1 लीटर होगा उसका मान 1 किलोग्राम नहीं होगा, उसका मान 1 किलोग्राम से कम होता है। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सीधी है। आप क्या करें, पानी ले लें 1 लीटर
और अगर पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो शुद्ध है तो 1 लीटर पानी का जो वजन होगा वो 1 किलोग्राम होगा। आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है। ये कह रहे हैं कि परमाणुवीय पैमाने पर कार्बन 12 है। आप सुनते होंगे कि कार्बन के समस्थानिक होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14 है। तो आपको कार्बन 12 लेना है। कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की पावर 25, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान जितना भी होगा वो 1 किलोग्राम कहलाएगा। तो ये जो है ये परमाणुवीय पैमाने पर तोला गया कि कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा कार्बन 12 के वो 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और बात। देखिए द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक हैं। कम से कम ये 3 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ये 3 शुरू की। वैसे मैंने लिखा है एक डेकाग्राम कितना होता है 10 की घात 1 ग्राम, एक हेक्टोग्राम कितना होता है 10 की घात 2 ग्राम, एक किलोग्राम कितना होता है 10 की पावर 3 ग्राम, एक मेगाग्राम कितना होता है 10 की पावर 6 ग्राम, एक गीगाग्राम कितना होता है 10 की पावर 9 ग्राम, एक टेराग्राम कितना होता है 10 की पावर 12 ग्राम, एक पेटाग्राम कितना होता है 10 की पावर 15 ग्राम, एक एक्साग्राम कितना होता है 10 की पावर 18 ग्राम, एक जेटाग्राम कितना होता है 10 की पावर 21 ग्राम और एक योटाग्राम कितना होता है 10 की पावर 24 ग्राम। अब इतना भी नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वो इनमें से पूछ लेगा। देखिए जैसे लिखा हुआ 1 डेकाग्राम बराबर 10 की पावर 1 ग्राम, मतलब 10 ग्राम। किसी भी वस्तु का वजन अगर 10 ग्राम है तो वो क्या कहलाएगा, वो डेकाग्राम कहलाएगा, 1 डेकाग्राम कहलाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब होता 100। अगर किसी वस्तु का जो वजन है अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को आप 1 हेक्टोग्राम कह सकते हैं। अगर मान लो 100 ग्राम आप चीनी खरीदते हैं तो 100 ग्राम चीनी का वजन 1 हेक्टोग्राम कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जहाँ 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम वजन कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। तो 1000 ग्राम का मान होता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब कन्वर्जन करने के लिए आ जाता है, चीज़ों को बदलने के लिए आ जाता है, बदलने के लिए आ जाता है। मान लीजिए वो पूछता है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। हेक्टोग्राम कितने होते हैं 1 किलोग्राम में, कितने हेक्टोग्राम होते हैं ये बताना तुम्हें। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। बच्चा चक्कर में पड़ जाता कि 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम कैसे बनेंगे। अरे भाई 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम आराम से बन जाएंगे। कैसा बनाओगे भाई, तुमने पता अभी लगाया है कि 1 किलोग्राम जो होता है ना, 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम जो वजन है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। करेक्ट, सही है। अब 1000 ग्राम को ऐसे तोड़ लो 10 गुणा 100 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये जो 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम कितने हेक्टोग्राम के बराबर हो गया बताओ, 1 हेक्टोग्राम के। तो फिर ये कितना हो गया 10 हेक्टोग्राम। तो खुद से सवाल को पूछो कि भाई 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम हो गए, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम हो गए। तो 1 किलोग्राम में हो गए 10 हेक्टोग्राम। अच्छा पूछा गया 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे। इसका जवाब कमेंट में लिखना है, आपको कमेंट्स करके लिखना है। मैंने लिखा है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम। अगर आप इन सब चीज़ों को बदलना सीख जाते हैं, है ना, तो आपके लिए गणित भी और आपके लिए फिजिक्स के जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। रेलवे के एग्ज़ाम हो उनमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं उनमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जैसे आप फोर्स लाइन में एग्ज़ाम देते हैं RO ARO का, जो रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम होते हैं, रेडियो ऑपरेटर वाले, इसमें फिजिक्स और क्या नाम है साइंस जो है कंपलसरी मांगते हैं।
तो वहाँ उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में न्यूमेरिकल नहीं आते, उसमें भी आते हैं, ठीक है। कम से कम हल्के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ऐसा चेंज करा लेगा, ऐसी चीज़ों को पूछ लेगा, कन्वर्जन करा लेगा वो एक को दूसरे में बदलने के लिए, वरना घर में तो लोग पूछ ही लेते हैं, ठीक है। और आप इंसान हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मान किसके बराबर होता है, ठीक है। किसी ने कहा कि बताओ 100 ग्राम हमने सामान खरीदा है वो कितने डेका ग्राम हो गया। 100 ग्राम सामान कितने डेका ग्राम के बराबर होगा। भाई 10 ग्राम में 1 डेका ग्राम हो गया, 10 ग्राम का 1 डेका ग्राम हो गया। अब 100 ग्राम में कितने डेका ग्राम हो गए। अब 100 ग्राम में कितने डेका ग्राम हो गए। ये जो डेका ग्राम मैंने लिखा इसे इधर भी 10 से गुणा कर दो, इधर भी 10 से गुणा कर दो, तो 100 ग्राम तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10। भाई 10 गुणा 10, मान लीजिए 1 डेका ग्राम 1 DG बराबर मैंने लिखा है 10 ग्राम 10 ग्राम। हमें बनाना है 100 ग्राम में कितने डेका ग्राम होंगे, तो इसे भी 10 से गुणा कर दो और इधर भी 10 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 डेका ग्राम बराबर हो गया 100 ग्राम। लो अपने आप पता चल गया कि 100 ग्राम में कितने डेका ग्राम होंगे। तो इसका कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है ना, इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स जो है वो हर कंपटीशन के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, है ना, कि आप ग्रेड सी के लिए अलग पढ़ेंगे, ग्रेड डी के लिए अलग पढ़ेंगे, RO के लिए अलग पढ़ेंगे, UPPCS के लिए अलग पढ़ेंगे, रेलवे के लिए अलग पढ़ेंगे। आप कर क्या रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी तैयारी होती है। आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए जो बेसिक जानकारी आपको हो जाए। बेसिक सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब रटे हुए सवाल नहीं आ रहे, ठीक है। अब चीज़ें बदल रही हैं लगातार, तो आपको तैयार होना पड़ेगा फिर उनके लिए, ठीक है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो बता रहे हैं ये आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ये तो थे कुछ बड़े मात्रक द्रव्यमान के। अब आते हैं कुछ छोटे मात्रकों पर। छोटे मात्रकों में जैसा होता है 1 डेसीग्राम 10 की पावर -1 ग्राम, है ना, 1 सेंटीग्राम 10 की पावर -2 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 ग्राम, 1 नैनोग्राम 10 की पावर -9 ग्राम, 1 पीकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10 की पावर -15 ग्राम, 1 एटोग्राम 10 की पावर -18 ग्राम, 1 जेप्टोग्राम 10 की पावर -21 ग्राम और 1 योक्टोग्राम बराबर 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये सब चीज़ें थोड़ी ना पूछेगा वह एग्जाम में, ये नीचे आपको कन्वर्ट करा कर देगा, आपको कन्वर्ट पूछेगा। वो सवाल ये कहता है, उसने एक सवाल लिखा कि 1 किलोग्राम में, क्वेश्चन वो ऐसे देगा कि जैसे 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने मिलीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के मिलीग्राम बनाने हैं आपको, है ना। अच्छा, जब आप चीज़ों को कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो या तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये जल्दबाजी में आप कुछ गलत लगा पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा है 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम के बनाने के आपको मिलीग्राम, मिलीग्राम तक अभी आराम से पहुँचोगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, कितने के, 1000 ग्राम के। और अभी मैंने आपको ये बात बताई है, इसको अगर उल्टा करके पढ़ोगे तो इसको उल्टा करके ऐसा पढ़ा जाएगा कि 1 ग्राम में बराबर होते हैं 10 डेसीग्राम, ऐसा पढ़ो इसको। 1 ग्राम में 10 को उधर भेज दो तो 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। ऐसे 1 ग्राम में बराबर होते हैं 100, 10 का स्क्वायर करोगे 100 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम। और 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। अब बनाओगे आप, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या लिख दिया है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे ही आप सबको बदल सकते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 तो हो गए ग्राम। अब चूंकि तुम्हें ग्राम नहीं बनाने, तुम्हें मिलीग्राम बनाना, तो ग्राम हटा लो और ग्राम हटा के 1 ग्राम की जगह 1000 से गुणा कर दो, तो 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 ये हो गए मिलीग्राम, मतलब mg, मिलीग्राम मतलब mg। 1000 के 1000 से गुणा करेंगे तो 6 जीरो लगा लीजिए आप, 6 जीरो, mg इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। अच्छा बच्चे ज़बरदस्ती
ये जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, बोले पूछ रहा है 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, हमारे दिमाग में आती है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अरे वो ग्राम नहीं पूछ रिया बल्कि वो मिलीग्राम पूछ रिया है, तो इस तरीके के सवाल गलत हो सकते हैं। अच्छा देखो, एक सवाल लिखा हुआ है कि 1 नैनोग्राम जो होता है वो 10 की पावर -9 ग्राम के होता है। 1 नैनोग्राम में 10 की पावर -9 ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि 1 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोग्राम के, नैनोग्राम के। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 10 की पावर 9 नैनोग्राम के, नैनोग्राम के आप ऐसे कह सकते हैं। इसको कन्वर्ट करा लेगा, वो चीज़ों को बदलवा लेगा, है ना, चीज़ों को चेंज करा लेगा कि भाई इसको जो है, जो नैनोग्राम आपको दे रखा है, इस 1 नैनोग्राम में 1 माइक्रोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, मतलब माइक्रोग्राम और नैनोग्राम का संबंध पूछ रही है वो कह रहे हैं 1 माइक्रोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ से आ जाओ, फिर आप भाई यहाँ से आ जाओगे तो 1 ग्राम जो है वो बराबर हो गया 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम के, माइक्रोग्राम। अब तुम खुद बताओ, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बोलो। अगर बराबर होंगे तो आप ये कह सकते हो 1 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम जो होगा वो बराबर होगा 10 की पावर 9 नैनोग्राम के, एनजी के। तुम्हें 1 माइक्रोग्राम का मान निकालना है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर 3 बचेगा, 6 से भाग करेंगे तो नैनोग्राम के। 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 1000 नैनोग्राम के बराबर होता है। अब यही सवाल कंपटीशन में पूछे जाएंगे, तो ये आपको इतना कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं रत्ती के बारे में बताऊंगा, है ना, मैं आपको आयतन के बताऊंगा, गैलन, बैरल बताएंगे, गैलन बताएंगे, क्षेत्रफल के बताएंगे, तो और बहुत सारे मिलेंगे, ठीक। अब देखो उसके बाद में है कुछ और चीज़ है, एक लिखा हुआ है, ये देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, चंद्रशेखर सीमा, और ये आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। अब आपसे पूछ लेगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है ना, चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है। हम कहेंगे सीमा, सीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसी बात हो रही है फिर, तो हम कहेंगे दूरी का मात्रक है। ये बिल्कुल गलत है, बस इतना याद रखना, चंद्रशेखर सीमा जो है वो किसका मात्रक है, वो द्रव्यमान का मात्रक है। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा को शॉर्टकट में लिखा जाता है CSL। सी का मतलब होता है चंद्र, एस का मतलब होता है शेखर, और एल का मतलब होता है लिमिट। तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, चंद्रशेखर सीमा कोई पूछने लगे तो 1 चंद्रशेखर सीमा का मान होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। मतलब ये मान लीजिए कि सूर्य का जो द्रव्यमान है, अगर सूर्य के द्रव्यमान को 1.44 से गुणा कर दी गई, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य कितना बड़ा है, अगर सूर्य के द्रव्यमान को आप 1.44 से गुणा कर देते हैं तो गुणा करके जो द्रव्यमान निकल कर आएगा वो 1 चंद्रशेखर सीमा का मान आएगा। किसका, 1 चंद्रशेखर सीमा का मान आएगा वो। क्लियर होगी बात। अब कोई पूछेगा 1 चंद्रशेखर सीमा कितना द्रव्यमान होता है, तो कह दो जितना सूरज का द्रव्यमान है उसका 1.44 गुना। सूरज के द्रव्यमान को अगर 1.44 से गुणा कर दी गई तो वो 1 चंद्रशेखर सीमा का मान हो जाएगा। हम ये समझते थे, आप ये समझते होंगे, मैं भी यही समझता था पहले कभी, लेकिन जब अध्ययन करते हैं तो चीज़ों को पता चलता है कि 1 चंद्रशेखर सीमा जो है वो दूरी का मात्रक है। दूरी नहीं है भैया, चंद्रशेखर सीमा जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, और एग्जाम में आता है ये सवाल, नोट डाउन अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। तो देखिए 1 चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो 1.44 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। लो जी, कितना अच्छा सवाल लिखा गया है। पूछ लेगा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो हमने क्या पढ़ा, कुंटल, टन। अरे भाई टन और कुंटल से भी बहुत बड़ा है, कौन सा, CSL, चंद्रशेखर सीमा। इससे क्या करते हैं, अब इससे ये थोड़ी है ना कि दाल, चीनी, आटा, चावल ये सब नापोगे आप, बड़ा मात्रक बड़ी चीज़ों को नापने के काम में आता है। इससे तारों का द्रव्यमान नापते हैं। किसका द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान। तो पूछ लेगा तारों के द्रव्यमान को मापने के लिए किस मात्रक का इस्तेमाल होता है, तो चंद्रशेखर सीमा का। इसका प्रतिपादन किसने किया था, भारत के साइंटिस्ट थे S चंद्रशेखर। तो S चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का मान बनाया था, और इसी की वजह से
इन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में इनको भौतिकी का नोबेल मिला था। तो 1983 में एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा का मान ज्ञात करने के लिए या बनाने के लिए भौतिकी का नोबेल मिला था। ठीक, अब इसमें कुछ बातें हैं, दो शर्तें हैं। देखिए, दो शर्तें हैं। मान लीजिए कोई तारा है, ये कोई तारा है, ये स्टार है कोई। अगर इस स्टार का मान 1 CSL 1 चंद्रशेखर सीमा से कम है, अगर किसी तारे का मान 1 चंद्रशेखर सीमा के मान से कम है, तो वो तारा जब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचेगा तो 52 तारे के रूप में नष्ट हो जाएगा। श्वेत 52 तारे के रूप में नष्ट हो जाता। सफ़ेद 52 का मतलब होता बोना तारा, वो बोना तारा कहलाता। मतलब आपने एक नाम सुना होगा कि सूर्य भी एक तारा है और वो लगातार प्रकाश और उत्सर्जन का उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश और ऊष्मा का लगातार उत्सर्जन करता है। उसके अंदर की हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। ये कब तक बदलती रहेगी? जिस समय सूरज हाइड्रोजन से हीलियम बनाना बंद कर देगा, उस समय वो प्रकाश और ऊष्मा नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये कि तारा मर जाएगा, मृत हो जाएगा। तो वो तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है, वो जब मरते हैं तो श्वेत 52 तारे के रूप में मरते हैं। श्वेत 52 तारे के रूप में मरते हैं। वाइट ड्राफ्ट बोलते हैं उसे, श्वेत 52 तारा। 52 मतलब बोना तारा, बोने तारे के रूप में नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये निकलता है कि कुछ तारे ऐसे हैं, कुछ स्टार ऐसे हैं, कुछ तारे ऐसे हैं जिनका द्रव्यमान 1 CSL चंद्रशेखर सीमा से ग्रेटर देन ज़्यादा है। ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा है, मतलब सूरज के द्रव्यमान से कहीं ज़्यादा उनका द्रव्यमान है। सूरज के द्रव्यमान को 1.44 से गुणा कर देंगे, उससे भी ज़्यादा कहीं अगर उनका द्रव्यमान है तो वो सुपरनोवा में तब्दील हो जाते हैं और आखिर में उनके अंदर एक विस्फोट होता है। वो न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अंत में वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। इसी को ब्लैक होल सीमा का नाम दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। इसी को ब्लैक होल सीमा कहा गया था कि मृत तारे ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, मृत तारे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। क्या सभी मृत तारे ब्लैक होल में बदल जाते हैं? नहीं, ऐसे मृत तारे ब्लैक होल में बदलते हैं जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होता ज़्यादा होता है। और जिन तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के द्रव्यमान से या चंद्रशेखर सीमा से कम होता है, वो श्वेत 52 तारे के रूप में नष्ट होते हैं, वो ब्लैक होल में नहीं बदलते। तो इन दो बातों को ध्यान रखना। देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के तारे, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान को 1.44 से गुणा करने के बाद उनका द्रव्यमान अगर कम आता है, तो वो श्वेत 52 तारे, इसे कहते हैं वाइट ड्राफ्ट, है ना, या बोने तारे के रूप में समाप्त होते हैं। मतलब वो ब्लैक होल नहीं बदलते, ब्लैक होल में नहीं बदलते। ब्लैक होल में कौन से बदलते हैं? तो इन्होंने कहा, देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा के रूप में पहुंचकर विस्फोट करके न्यूट्रॉन तारे और फिर बाद में ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सभी तारे ब्लैक होल में बदलते हैं? नहीं, वे तारे ब्लैक होल में बदलते हैं जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा होता है, और जिन तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होता है वो श्वेत 52 तारे के रूप में नष्ट होते हैं। तो पहला सवाल याद रखिए, चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? तो आप कहोगे द्रव्यमान का। दूसरा सवाल याद रखिए, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। तीसरा याद रखिए, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? चंद्रशेखर सीमा। चौथा याद रखिए कि चंद्रशेखर सीमा से क्या ज्ञात करते हैं? तो तारों का द्रव्यमान। पांचवा सवाल याद रखिए कि कौन से तारे ब्लैक होल में बदलते हैं? वे तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है वो सुपरनोवा में बदलते हैं, उनके अंदर फिर विस्फोट होता है, वो न्यूट्रॉन तारे में बदलते हैं और उसके बाद वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। इसी को ब्लैक होल सीमा कहते हैं। और इसी काम के लिए भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। इसका कल हम दूसरा पार्ट कराएंगे, कल दूसरी पार्ट कराएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, नोट्स बनाइए। चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, पढ़ाई के दौरान ही आपके सवालों के जवाब उसी में दे दिए जाएंगे। तो आप जुड़िए और इस जो हमारी क्लासें हैं बेटा, इसको दूसरे लोगों को शेयर करिए
ताकि ज़्यादातर लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।